Hello student, good morning. My name is Bhavani Singh and welcome to your channel Physics by BS केलावत। देखिए बच्चों, हमने जो यूनिट स्टार्ट की थी वो स्टार्ट की थी स्थिर वैद्युतिकी और हम पढ़ रहे हैं स्थिर वैद्युतिकी का पहला चैप्टर विद्युत क्षेत्र। आज की जो क्लास है वो हिंदी मीडियम के लिए है और विद्युत क्षेत्र पर इससे पहले मैं 7 लेक्चर्स कर चुका हूं, ठीक है। और आज का जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 1.8 है, ठीक है। लास्ट लेक्चर में देखो हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है। तो देखो हमने सबसे पहले आवेश के बारे में पढ़ा था, फिर आवेशों के गुणधर्म के बारे में पढ़ा था, आवेशों के प्रकार के बारे में पढ़ा था, फिर हमने कूलाम का नियम पढ़ा था, उसके बाद हमने कूलाम के नियम पर जो न्यूमेरिकल्स किए थे, ठीक है। और इससे पहली जो क्लास थी, लास्ट क्लास में हमने विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता स्टार्ट की थी, ठीक है। तो लास्ट क्लास जो थी वो बिल्कुल थ्योरी थी उसके अंदर, जिसमें मैंने आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और एक आवेश के कारण r दूरी पर बनने वाला विद्युत क्षेत्र और अध्यारोपण का सिद्धांत, ये 4 टॉपिक मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट 2 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। सबसे पहला जो फॉर्मूला था वो था कि विद्युत क्षेत्र में आवेश पर लगने वाला बल वो होता है, जैसे आपके पास कोई Q आवेश है और उसे E विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो उस पर कितना बल लगता है, उस पर लगता है F बराबर QE। एक तो ये फॉर्मूला याद रखना है और दूसरा जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि Q आवेश के कारण R दूरी पर बनने वाला विद्युत क्षेत्र कितना होता है, वो होता है हमारे पास KQ बाय R स्क्वायर, ठीक है। और विद्युत क्षेत्र और दूरी के बीच में क्या रिलेशन होता है, व्यतक्रमानुपाती का रिलेशन होता है। मतलब जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी तो वैसे वैसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। ये जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं इसमें आपको ध्यान में रखना है, जो भी चीज हम पढ़ रहे हैं या जो भी हम सिद्धांत पढ़ रहे हैं वो हम बिंदु आवेश के लिए पढ़ रहे हैं, है ना। स्थिर बिंदु आवेशों के लिए वो सारी चीजें पढ़ी जा रही है, क्लियर है। तो और जो स्टूडेंट आज की क्लास में नया हो तो मेरी रिक्वेस्ट है कि इससे पहले वाले जितने भी लेक्चर्स है 1.1 से 1.7 वो पहले आपको देखने चाहिए, उसके बाद आपको न्यूमेरिकल्स ट्राई करने चाहिए, ठीक है। न्यूमेरिकल के लिए आपकी थ्योरी बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपको थ्योरी अच्छी आती है, कंसेप्ट आपके क्लियर है तो फिजिक्स के न्यूमेरिकल आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला न्यूमेरिकल। तो क्या कह रहा है न्यूमेरिकल, देखिए। एक 5 × 10⁻⁴ कूलाम आवेश पर 2.25 बल कार्य करता है, उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखो आपको पता है विद्युत क्षेत्र में Q आवेश पर बल, क्या फॉर्मूला बताया मैंने इसका आपको, F = QE। तो यहां से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या आ जाएगी बताओ, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या आ जाएगी हमारे पास, तो E बराबर F/Q। अब आपको क्या क्या गिवन दे रखा, देखो आपको सबसे पहले आवेश गिवन दे रखा है 5 × 10⁻⁴ कूलाम और आपको वहां पर लगने वाला बल दे रखा है 2.25 न्यूटन, क्लियर है। आपको इकाइयों का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अगर आप आंसर के लास्ट में अगर इकाई का उपयोग नहीं करते हो तो आपका 1/4 मार्क्स डिडक्ट हो जाता है एग्जाम के अंदर, क्लियर है। तो E = F कितना है 2.25 F और Q कितना है 5 × 10⁻⁴ कूलाम न्यूटन पर कूलाम, क्लियर है। ओके, अब देखो 2.25/5 10⁻⁴ को ऊपर ट्रांसफर करेंगे तो 10⁴ E बराबर, यहां पर देखो 2.25 में 5 का भाग नहीं जाएगा तो यहां पर मैं 22 कर लेता हूं, तो यहां से एक 0 कम कर लेंगे। अब देखिए 22.5 में 5 का भाग देंगे तो 5 × 20 4.5 × 10⁻³ न्यूटन प्रति कूलाम, ठीक है। ये आपके पास आंसर हो जाएगा, क्लियर है, कोई डाउट नहीं, बिल्कुल इजी न्यूमेरिकल है। F है ना, F = QE पर न्यूमेरिकल है, ठीक है। 2 वैल्यूज आपको दे रखी है और आपको विद्युत क्षेत्र निकालना है, ठीक है। अब हम मूव करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 2 पर। तो देखिए न्यूमेरिकल नंबर 2 आपको क्या कह रहा है, 2 आवेश +Q व -Q क्रमशः -x2,0 व x1,0 बिंदुओं पर स्थित है। यहां तक का डायग्राम क्या होगा, देखो यहां पर 2 आवेश है, कोई +Q और एक आपको दे रखा है -Q, क्लियर है। कहां पर स्थित है, देखिए +Q जो है वो आपका -x2,0 पर और ये है x1,0 पर स्थित है। आगे पढ़िए,
मूल बिंदु 0 0 पर परिणामी बल। तो मूल बिंदु देखो ये x2 माइनस का है, ये प्लस का है, ठीक है। तो मूल बिंदु हम मान लेते हैं यहां पर, ठीक है। और ये हमारा जो बिंदु हो जाएंगे, इसको मैं दे दूंगा ए बिंदु है ये हमारे पास, ये हमारे पास ओ बिंदु है, और ये आपके पास बी बिंदु है, ठीक है। क्या पूछा गया है? मूल बिंदु ओ पर, इस बिंदु पर क्या पूछा गया है? मूल बिंदु ओ पर परिणामी विद्युत क्षेत्र का परिमाण व दिशा ज्ञात करो। तो आपको इस बिंदु पर क्या निकालनी है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और उसकी दिशा ज्ञात करनी है। ये दोनों चीज आपको इस बिंदु पर फाइंड करनी है। क्लियर है? सबसे पहले बताओ ये डिस्टेंस कितनी है? तो ये आपको गिवन दे रखी x2 है, और ये डिस्टेंस कितनी है आपके पास? x1 है। क्लियर है? अब लगने वाले बलों की दिशा देख लेते हैं। देखिए ये प्लस क्यू है। अब यहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। मैंने आपको कल बताया था कि किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी हो तो वहां पर एकांक धनावेश की कल्पना करनी चाहिए। तो यहां पर आप रख दोगे एकांक धनावेश। क्या रख दोगे? यहां पर हम रख देंगे एकांक धनावेश, ठीक है, इस ओ बिंदु पर। अब देखिए, अब हम निकालते हैं विद्युत क्षेत्र की दिशा। देखो ये प्लस क्यू है और ये प्लस क्यू है, इसके कारण बनने वाला विद्युत क्षेत्र हम E1 मान लेंगे। तो इसके इस प्लस क्यू के कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र E1 है, उसकी दिशा किधर हो जाएगी? प्लस और प्लस रिपल होंगे, तो ये हो जाएगी आपके पास E1 की दिशा, ठीक है। अब देखो इस आवेश के कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा किधर होगी? ये प्लस और माइनस क्या करेंगे? अट्रैक्ट। तो E2 की दिशा भी क्या हो जाएगी? इधर हो जाएगी। क्लियर है? देखो प्लस और प्लस रिपल करेंगे E1, प्लस और माइनस अट्रैक्ट करेंगे E2। तो ये आपके पास मूल बिंदु O पर E1 और E2 की दिशा आ गई, ठीक है। तो देखिए मूल बिंदु O पर E1 एवं E2 की दिशा समान है, तो O पर कुल विद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा? देखो O पर कुल विद्युत क्षेत्र E बराबर E1 प्लस E2। तो सबसे पहले आपको E1 E2 निकालना है और उसको ऐड करना है, ठीक है। देखो प्लस Q के कारण, मतलब इसके कारण, इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इस प्लस Q के कारण O पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ना, प्लस Q के कारण O पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मतलब मैं E1 लिख रहा हूं, ठीक है। तो E1 कितना हो जाएगा बताओ? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। तो ये डिस्टेंस कितनी बताओ? x2 स्क्वायर, x2 है तो ये x2 का स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह से इस माइनस Q के कारण O पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, माइनस Q के कारण O पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने E2 मानी है, तो E2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय, यहां पे कितना हो जाएगा? देखो ये दूरी कितनी हो जाएगी? इसके कारण इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता x1, ये हो जाएगी x1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए आपको E1 और E2 के मान मिल गए, तो O पर कुल विद्युत क्षेत्र, O पर कुल विद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा? E। तो देखो E का मान क्या हो जाएगा? देखो E इक्वल टू E1 प्लस E2। तो हमारे पास हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो कॉमन आ जाएगा दोनों में, और ये बच जाएगा Q अपॉन x2 स्क्वायर, Q अपॉन x1 स्क्वायर। Q भी बाहर निकाल लो, तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/x2 स्क्वायर 1/x1 स्क्वायर। ये इसका आंसर हो जाएगा। आप चाहो तो यहां लघुत्तम लेके भी एक स्टेप और लिख सकते हो, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, विद्युत क्षेत्र की इकाई क्या होती है? न्यूटन प्रति कूलम, या क्या होती है? वोल्ट प्रति मीटर। क्लियर है? और ये हो जाएगा आपके पास इसका आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन था, वापस देख लो। इस क्वेश्चन में क्या किया हमने? दो आवेश आपको दे रखे हैं, प्लस Q और माइनस Q, जो x2 माइनस x2 0 और x1 0 पर रखे गए हैं, और मूल बिंदु O पर आपको कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इस प्लस Q के कारण इस पर विद्युत क्षेत्र इधर लग रहा है, दोनों रिपेल करेंगे। इस माइनस Q के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा E2 भी उधर, तो O बिंदु पर E1 और E2 की दिशा एक समान हो जाएगी। तो आपको E1 और E2 निकाल लेंगे सबसे पहले, और दोनों की दिशाएं समान है तो दोनों को हम ऐड कर लेंगे। इस प्रकार आपको क्या मिल जाएगा? तो ये आपको जो आया क्या आया है? O पर E की तीव्रता। अब एक चीज इसमें दिशा पूछी है, तो दिशा किधर हो जाएगी बताओ? माइनस Q की ओर। क्या हो जाएगी दिशा? इसमें दिशा क्या हो जाएगी? माइनस Q की ओर, ठीक है। जो कुल विद्युत क्षेत्र लग रहा है उसकी दिशा किधर है? माइनस Q की ओर, ठीक है।
ये आप कॉपी कर लो। फिर हम करते हैं न्यूमेरिकल नंबर थर्ड। देखिए अब न्यूमेरिकल नंबर थर्ड क्या है। दो बिंदु आवेश +1 पिको कूलाम एंड +2 पिको कूलाम चित्र के अनुसार क्रमशः ए व बी बिंदुओं पर रखे हैं। बिंदु सी पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्लियर है? तो देखो आपको ए और बी दो बिंदु दे रखे हैं, दोनों बिंदु पर Q1 और Q2 आवेश दे रखे हैं और उनकी स्थितियां कुछ इस तरह से हैं। आपको इस सी बिंदु पर कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब जिस बिंदु पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है वहां पर क्या मान लेंगे हम, एकांक धनावेश या परीक्षण आवेश ले लेंगे। ठीक है, तो सी बिंदु पर परीक्षण आवेश Q0 है। ठीक है, हम मान लेंगे कि सी बिंदु पर जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है वहां पर हम उस परीक्षण आवेश को रख देते हैं। ठीक है, परीक्षण आवेश हमेशा धनात्मक होता है। क्लियर है? ओके, अब देखो क्या क्या दे रखा है आपको। Q1 दे रखा है 1 पिको कूलाम। क्या दे रखा है? 1 पिको कूलाम को आप कूलाम में कन्वर्ट करोगे तो 10 की घात -12। आपको Q2 दे रखा है 2 पिको कूलाम, तो हो जाएगा 2 × 10 की घात -12। आपको दूरियां भी दे रखी है। ठीक है, एक आपको R1 दे रखी है, एक आपको R2 दे रखी है। ठीक है, तो R1 और R2 दूरी आपको क्या दे रखी है। R1 आपको दे रखी है 1 सेंटीमीटर, तो मीटर में बदलेंगे तो 10 की घात -2 मीटर। इसी तरह से आपको दे रखी है 3 सेंटीमीटर, तो बदलेंगे हम 3 × 10 की घात -2 मीटर। ये आपकी दूरियां हो गई। ठीक है, अब देखिए अब हमको करना है क्वेश्चन। क्या है देखो, सबसे पहले Q1 आवेश के कारण C पर, Q1 आवेश के कारण C पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी मान ले हम, E1 मान ले। ठीक है, देखो अब इस E1 की दिशा किधर होगी, ये +Q1 है और ये Q0 है, तो E1 की दिशा हो जाएगी इधर। ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास E1। इसी तरह से +Q2 के कारण C पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी इधर, ये हो जाएगा E2। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास E1। तो E1 क्या हो जाएगा देखो, E1 की K Q1/R1²। तो K की वैल्यू 9 × 10 की घात 9, Q1 की वैल्यू कितनी है 10 की घात -12। ये देखो Q1 अपॉन R1²। R1 कितना दे रखा है 10 की घात -2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इस E1 को पहले सोल्व करा लेंगे हम। 9 × 10 की घात 12 में से 9 गया तो -3, 10 की घात हो जाएगी ये -4, ये ऊपर ट्रांसफर होगी तो +4, 9 × 10 की घात 1, 9 × 10 हो जाएगा 90। ठीक है, 90 विद्युत क्षेत्र की इकाई क्या होती है, न्यूटन पर कूलाम। अब बताओ इसकी दिशा किधर है, तो हम लिख लेंगे कहां से, A से C की ओर, A से C की ओर। अब चलते हैं हम E2 निकालेंगे। ठीक है, तो देखो E2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो देखो Q2 आवेश के कारण, Q2 आवेश के कारण C पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको हम दे देंगे E2। क्या दे देंगे, E2 दे देंगे। तो E2 हमारे पास कितना हो जाएगा देखो, K Q2/R2²। K की वैल्यू कितनी होती है 9 × 10 की घात 9, Q2 की वैल्यू कितनी देर की बताओ 2 × 10 की घात -12, और R2 का मान कितना दे रखा है 3 × 10 की घात -2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे लिखेंगे, 9 × 2 10 की घात -12 में -12 + 9 -3 अपॉन 3 का स्क्वायर 9, 10 की घात -4, ये 9 से 9 हो जाएगा कैंसल। हमारे पास क्या बच जाएगा 2 × -4 ऊपर जाएगा प्लस की 4, तो कितना हो जाएगा 10, तो कितना आ गया 20 न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है, ये आ जाएगी हमारे पास E2। इसकी दिशा भी किधर होगी देखो, BC की ओर। E2 की दिशा किधर है, B2C है नहीं है, B है B2C, तो B2C की ओर। अभी तक हमारा क्वेश्चन हुआ नहीं। अब आपको दो विद्युत क्षेत्र मिल गए। देखिए यहां पर एक आपके पास E1 मिल गया है
एक आपको E2 मिल गया है, ठीक है। ओके, और ये आपका C बिंदु है, इसका परिणाम हम मान लेते हैं यहां कहीं बीच में, ठीक है। और इसके बीच का जो थीटा है वो 90 डिग्री है। अगर आपको E1 और E2 दे रखे हैं लंबवत, तो इसका परिणामी की तो कैसे निकालते हैं बताओ। E इक्वल टू अंडर रूट E1 स्क्वायर E2 स्क्वायर 2E1 E2 कॉस कितना है हमारे पास 90, थीटा कितना है 90, तो हमारे पास E क्या बच जाएगा देखो अंडर रूट E1 स्क्वायर और E2 स्क्वायर। अब बताओ आपके पास E1 कितना आया है, E1 आपके पास आया 90, तो 90 का स्क्वायर। E2 कितना आया है 20 का स्क्वायर। 90 का स्क्वायर कितना होगा 8100, ये हो जाएगा 400। E कितना आ गया आपके पास 8500, और 8500 का अंडर रूट निकालोगे तो आएगा 10√85, ठीक है। और 85 का अंडर रूट देखो 100 का होता है 10, तो 85 का हो जाएगा नियर अबाउट 9.2 के, है ना। 9.2 को 9.2 से मल्टीप्लाई कर लो, आपका 85 आ जाएगा। क्लियर है, तो मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना आ जाएगा 92.2, ठीक है। ये आपके पास आ जाएगी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड और न्यूटन प्रति कूलम, ठीक है। और इसकी जो डायरेक्शन है वो आपको दिख रही है, ये बीच में कहीं इसकी डायरेक्शन आपको मिल जाएगी। क्लियर है, तो ये हमने सी बिंदु पर कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर ली। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैं वापस बता देता हूं आपको गिवन दे रखा ए पॉइंट और बी पॉइंट। ए पर Q1 आवेश है, बी पर Q2 आवेश है, दोनों की दूरियां दे रखी है, और सी बिंदु पर आपको कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। Q1 के कारण C पर E1 विद्युत क्षेत्र बनेगा, Q2 के कारण C पर E2 विद्युत क्षेत्र बनेगा, और दोनों की दूरियां दे रखी है ना। तो किसी भी आवेश के कारण R दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है KQ/R स्क्वायर। तो यहां लगा लेंगे KQ/R स्क्वायर, तो KQ1/R1 स्क्वायर इसके लिए, और इसके लिए क्या हो जाएगा KQ2/R2 स्क्वायर। दोनों को निकालकर हमारे पास कुछ ऐसा दिख जाएगा, E1 इधर और E2 इधर, दोनों एक दूसरे के लंबवत हैं। तो परिणामी कैसे निकालते हैं, समांतर चतुर्भुज के नियम से, है ना, सदिशों के समांतर चतुर्भुज के नियम से। E बराबर E1 स्क्वायर E2 स्क्वायर 2E1 E2 cos थीटा। यहां पर जो थीटा होता है वो E1 और E2 के बीच का कोण होता है, तो कितना दे रखा है 90। यहाँ पे क्या बच जाएगा E1 E2 स्क्वायर, इसको सोल्व कर लेंगे और लास्ट में हमारे पास 92.2 आंसर मिल जाएगा, ठीक है। यूनिट आपको हमेशा लिखनी है, ध्यान रखना है, ठीक है। ये कॉपी करो, हम करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 4। देखिए अब है न्यूमेरिकल नंबर 4, क्या कह रहा है न्यूमेरिकल नंबर 4, 20 माइक्रोकूलम और 80 माइक्रोकूलम के दो बिंदु आवेश परस्पर 18 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं। उस बिंदु की स्थिति ज्ञात कीजिए जहां पर परिणामी विद्युत क्षेत्र शून्य हो। देखो इस टाइप के सवाल हमने कूलम के नियम पर भी करे थे। आपको मैंने समझाया था कि जब दो समान आवेश दे रखे हो और तीसरा आवेश अगर आपको रखना हो तो आप कहां रखोगे कि वो तीसरा आवेश संतुलन में रहता है। तो जब दो समान आवेश दे रखे हो तो तीसरा आवेश बीच में कहीं रखना चाहिए दोनों आवेशों के, ठीक है। और किसकी तरफ रखना चाहिए बीच में भी, जो कम परिमाण वाला आवेश होता है वो मैंने आपको समझाया था कि वो कैसे आता है। इसी प्रकार देखिए दो असमान आवेश होते हैं तो आपको तीसरा आवेश या तो आप उस दोनों आवेशों की लेफ्ट हैंड साइड में रख सकते हो या फिर राइट हैंड साइड में रख सकते हो उसकी क्रिया रेखा पर, ठीक है। तो उसको भी कहां रखा जाता है, कम परिमाण के आवेश की तरफ रखा जाता है। तो ये दोनों स्थितियां थी और इस पर हमने बहुत सारे क्वेश्चन कूलम के नियम पर जो क्वेश्चंस किए थे उसमें थे। देखो अब यहां देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, इसमें कह रखा है दो आवेश दे रखे आपको इस तरह से, ये मेरे पास दो आवेश है, एक मैं Q1 लिख लेता हूं 20 माइक्रोकूलम, एक मेरे पास Q2 हो जाएगा 80 माइक्रोकूलम। दोनों के बीच की दूरी कितनी देर की आपके पास 18 सेंटीमीटर। अब आपको तीसरा आवेश रखना है। देखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए आपको परीक्षण आवेश रखना होगा। परीक्षण आवेश की प्रकृति धनात्मक होती है, ठीक है, ओके। अब वो परीक्षण आवेश आप कहां रख सकते हो, यहां रखो या यहां रखो। तो हम ना तो इधर राइट हैंड साइड में भी नहीं रख सकते, लेफ्ट हैंड साइड में भी नहीं रख सकते, क्योंकि देखिए सपोज अगर मैं यहां रख दूं, ठीक है, उस एकांक धनावेश को, तो इसके कारण बनने वाला विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर हो जाएगी, इधर, तो E1 हो जाएगा इधर। इसी प्रकार Q2 भी धनात्मक है और इसकी वजह से यहां पर बनने वाला विद्युत क्षेत्र की दिशा भी इधर हो जाएगी। तो दोनों विद्युत क्षेत्र समान दिशा में आ रहे हैं तो आपको साम्यावस्था
या नेट विद्युत क्षेत्र 0 कभी नहीं मिल सकता। इसी प्रकार इधर भी ऐसे होगा। यहां पर अगर बिंदु लूं Q1 के कारण इधर विद्युत क्षेत्र E1 बनेगा, क्योंकि यहां पर एकांक धनावेश लेंगे। Q2 के कारण भी इसमें किधर बनेगा, इधर बनेगा। ठीक है, तो ये दोनों के विद्युत क्षेत्र की दिशा एक समान है, तो आपको नेट विद्युत क्षेत्र 0 नहीं मिल सकता। मतलब ये दोनों स्थितियां जो है, ये दोनों स्थितियां तो संभव नहीं है। ठीक है, अब हम देखिए, अब आपको तीसरा आवेश जो मैं रखता हूं, मैं यहां कहीं रख देता हूं। यहां पर मैं रखता हूं सपोज ये Q0 आवेश, मैंने Q0 आवेश रखा। अब इसको मैंने किधर रखा है, कम परिमाण वाले आवेश की तरफ। ठीक है, तो ये मैं मान लेता हूं x दूरी पर रख दिया, और उधर वाली दूरी हो जाएगी 18 माइनस x। देखो इस Q1 के कारण इस O बिंदु पर विद्युत क्षेत्र बनेगा, इसको E1 हो जाएगा इधर। ठीक है, इस तरह से Q2 के द्वारा इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा हो जाएगी इधर। तो कुल मिला के इस O बिंदु पर E1 हो जाएगा इधर और E2 हो जाएगा इधर। ठीक है, तो और ये एकांक धनावेश। क्लियर है? तो दोनों विद्युत क्षेत्र जब विपरीत दिशा में आ गए और जब इनके परिमाण भी बराबर हो जाएंगे, तो यहां पर नेट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी, 0। देखो, तो मैंने क्या करा, इस Q0 को इस कम परिमाण वाले आवेश की तरफ रखा। देखो इसका अगर परिमाण कम है तो दूरी भी कम है, तो कम दूरी होगी तो थोड़ा विद्युत क्षेत्र बढ़ जाएगा। इसी प्रकार देखो इधर इसका परिमाण ज्यादा है पर दूरी बढ़ा दी तो विद्युत क्षेत्र कम हो जाएगा। इस प्रकार से E1 और E2 क्या हो जाएंगे, बैलेंस हो जाएंगे। तो देखिए अब हम निकालते हैं इस Q1 के कारण, है ना, Q1 के कारण बिंदु O पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसको नाम दे रहे हैं हम E1। इसके कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बन रही है, तो E1 क्या हो जाएगा, Q1, और इस दूरी को मैं ले रहा हूं R1, इस दूरी को मैं ले रहा हूं R2, Q1 अपॉन R1 स्क्वायर। अब देखिए Q1 कितना दे रखा है, 20 माइक्रो कूलम, तो 20 इंटू 10 की घात माइनस 6 कूलम। दूरी आपको दे रखी R1 बराबर x सेंटीमीटर, तो x इंटू 10 की घात माइनस 2 मीटर। ये दूरियां मैंने बदल दी है। ठीक है, तो E1 कितना आ जाएगा, देखो Q1 कितना है, 20 इंटू 10 की घात माइनस 6, R1 कितना है, x इंटू 10 की घात माइनस 2। ठीक है, तो ये आपको मिल गया है E1। क्या मिल गया है, E1। अब मुझे निकालना है E2। देखो क्या होगा, Q2 के कारण बिंदु O पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इस Q2 के कारण O बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मैंने कितनी ली है, E2। तो देखिए E2 का क्या मान हो जाएगा, E2 बराबर Q2 अपॉन R2 स्क्वायर। अब इनकी वैल्यूज निकाल लो। Q2 कितना दे रखा है, 80 माइक्रो कूलम, तो ये हो जाएगा 80 इंटू 10 की घात माइनस 6 कूलम। R2 क्या दे रखा है, 18 माइनस x, ये देखो 18 माइनस x, है ना, 18 माइनस x सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 18 माइनस x इंटू 10 की घात माइनस 2 मीटर। ये कन्वर्जन हो गए। अब ये वैल्यूज रख लेंगे, तो देखो वैल्यू रखो आप, कैसे हो जाएगा, E2 इक्वल टू Q2 की वैल्यू क्या, 80 इंटू 10 की घात माइनस 6, R2 स्क्वायर कितना हो जाएगा, 18 माइनस x 10 की घात माइनस 2 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपके पास इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, ये आपके E1 और E2 की वैल्यू निकल गई है। ठीक है, अब देखो O बिंदु पर E का मान 0 है, तो क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2 बराबर 0, E1 इक्वल टू माइनस ऑफ E2। और E1 और E2 की दिशा आप दिखा चुके हैं, तो इसको हमको सिर्फ परिमाण से मतलब है, तो हम मैग्नीट्यूड ले लेंगे, तो E1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, E2। अब ये वैल्यू रखो, देखो E1 की वैल्यू क्या है, K इंटू 20 इंटू 10 की घात माइनस 6 अपॉन में क्या है, x इंटू 10 की घात माइनस 2 का होल स्क्वायर। E2 कितना है, K इंटू 80 इंटू 10 की घात माइनस 6 और 18 माइनस x 10 की घात माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास टोटल वैल्यू आ जाती है। अब देखो कैंसिल आउट करते हैं, ये x से k से क्या कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 10 की घात माइनस 6 से 10 की घात माइनस 6 कैंसिल हो जाएगी, क्या बचा, 20 अपॉन
यहां देखो क्या बचा हमारे पास, एक्स स्क्वायर 10 की घात माइनस 4, 2 की घात है ना। ऊपर इधर क्या बचा 80, यहां बचेगा 18 माइनस एक्स का होल स्क्वायर 10 की घात माइनस 4। क्लियर है, ये कैसे आया, ठीक है। अब देखो क्या कैंसिल आउट हो रहा है, इधर 10 की घात माइनस 4 से 10 की घात माइनस 4, मेरे पास क्या बचा, और ये हमारे पास कैंसिल हो रहा है। 20 को 80 से काटेंगे 4 बार कटेगा, क्या बचा, यहां बचा 1/x स्क्वायर, यहां क्या बचा 4/18 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। क्या लिख सकते हो, 1/x का होल स्क्वायर लिख सकते हो, इसको क्या लिख सकते हो 2/18 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। दोनों बातें सेम है ना, 1/x स्क्वायर को ऐसा लिख सकता हूं और 4/18 माइनस एक्स के होल स्क्वायर को मैं ऐसा लिख सकता हूं, ठीक है। ये स्क्वायर से स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो क्या बचा 1/x 2/18 माइनस एक्स, ठीक है। इसका आंसर मैं ऊपर लिख देता हूं, देखो ये हो जाएगा 18 माइनस एक्स इक्वल टू 2x, 18 इक्वल टू 3x, x इक्वल टू 18/3, ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो इसको मीटर में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 0.06 मीटर, ठीक है। ये मेरे पास इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, E1 E2 दोनों निकालना है। देखो Q1 और Q2 दोनों थे, दोनों समान आवेश है, तो तीसरा आवेश जो रखेंगे हम परीक्षण आवेश, वो बीच में कहीं रखेंगे, और बीच में भी किधर, कम परिमाण वाले आवेश की तरफ। इनकी दोनों की दूरियां, इसकी x ले लोगे तो ये हो जाएगी 18 माइनस एक्स। Q1 के कारण विद्युत क्षेत्र इस O बिंदु पर, E1 इधर, और Q2 के कारण इधर, ये E1 और E2 की दिशा हो जाएगी। हम E1 निकाल लेंगे K Q1 बाई R1 स्क्वायर से, और E2 निकाल लेंगे K Q2 बाई R2 स्क्वायर से। तो ये पहला और दूसरा समीकरण मिल जाएगा। और आपको बोला गया है कि O बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। मतलब E1 प्लस E2 इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। तो E1 इक्वल टू माइनस ऑफ E2, हमको परिमाण चाहिए तो E1 इक्वल टू E2, और ये वैल्यूज रख लेंगे। हमारा आंसर जो आ जाएगा वो सेंटीमीटर में आएगा, 6 सेंटीमीटर। उसको हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो 0.06 मीटर। फाइन, ये कॉपी कर लीजिए। इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। देखो अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, चित्र में 4 बिंदु आवेश 2 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग के कोनों पर रखे हैं। वर्ग के केंद्र O पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता व दिशा ज्ञात कीजिए। मतलब वर्ग का जो केंद्र दे रखा है, इस पर आपको कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और नेट विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर है वो ज्ञात करनी है, ठीक है। वर्ग दे रखा है, उनकी जो भुजाएं हैं वो 2 सेंटीमीटर की है, ठीक है। और आपको Q की वैल्यू दे रखी है 0.02 माइक्रोकूलम। हम इसका यूज बाद में कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए आपको 2 फॉर्मूले इसके लिए याद होने चाहिए। सबसे पहले कि Q आवेश के कारण R दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, KQ बाय R स्क्वायर, ठीक है, KQ बाय R स्क्वायर। और जिस बिंदु पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, वहां पर किसकी कल्पना करनी होगी, वहां पर हमें एक एकांक धनावेश की कल्पना करनी होगी। इन दोनों फॉर्मूले को आपको ध्यान में, या बातों को ध्यान में रखना है, और फिर ये न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करना है। देखिए सबसे पहले आपको क्या वैल्यूज दे रखी है, तो हमको साइड्स दे रखी है, ठीक है। तो आपको साइड दे रखी है, देखो AB BC CD और DA कितना दे रखा है, 2 सेंटीमीटर। क्लियर है, ओके। अगर आपको AB BC CD DA दे रखा है, अगर मुझे AC निकालनी, देखना ध्यान से, अगर मुझे AC निकालनी, ध्यान से देखना, अगर आपको ये AC निकालनी है तो AC कैसे निकालोगे, पाइथागोरस लगा के 2 स्क्वायर और 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर कितना हो जाएगा, √8 कितना हो जाएगा, 2√2 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर मुझे इसकी हाफ डिस्टेंस चाहिए, अगर मुझे AO OC OB और OD चाहिए, है ना, तो AO OC OB और OD, तो ये हो जाएगा AC/2, इट मीन्स √2/2, कैंसल आउट हो जाएगा, ये बचेगा √2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमारे पास देखो इन सब की जो वैल्यू आएगी ये कितने आ जाएगी, √2 cm है ना, AO OC OB और OD जो आई है ये 2 सेंटीमीटर में, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। फाइन, ये मेरे पास गिवन डेटा हो गए। और एक चीज और है हमारे पास, आपको Q की वैल्यू दे रखी है। Q की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारे पास, 0.02 माइक्रोकूलम। इसको कूलम में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये 0.02 इंटू 10 की घात -6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए, अब मुझे सबसे पहले इस बिंदु पर देखो, इस आवेश की वजह से जो विद्युत क्षेत्र यहां बनेगा उसका नाम हम रखेंगे EA,
इसकी वजह से यहां बनेगा ईबी, इसकी वजह से यहां बनेगा ईसी, और यहां इसकी वजह से बनेगा ईडी। इन चारों की डायरेक्शन या दिशा को मेंशन करना है मुझे। तो सबसे पहले मैं कैसे दिशा बनाऊंगा, देखो ये माइनस, और यहां पर जिस बिंदु पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है वहां पर हमें एकांक धनावेश मानना होगा। तो मैंने यहां पर एकांक धनावेश रख दिया। अब देखिए इस -2q के कारण इस O बिंदु पर विद्युत क्षेत्र कितना बनेगा, EA, और इसकी दिशा इधर हो जाएगी क्योंकि प्रतिकर्षण आकर्षण होगा माइनस प्लस में। ओके, अब इस पे आ जाओ। इस +2q के कारण इस O बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता EB हो जाएगी जिसकी दिशा इधर हो जाएगी क्योंकि प्लस और प्लस में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। अब आ जाइए C पर। इस C बिंदु के कारण यहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बनेगी EC और उसकी दिशा किधर हो जाएगी, इधर हो जाएगी क्योंकि प्लस और माइनस में क्या होता है, आकर्षण। और देखिए इस D बिंदु के कारण इस O पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी ED और ED की दिशा हो जाएगी इधर क्योंकि प्लस और प्लस में प्रतिकर्षण हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे पास चारों की डायरेक्शन आ रही है, EA, EB, EC और ED। ठीक है, अब हम क्या करना है, आपको EA, EB, EC और ED चारों की वैल्यूज फाइंड आउट करनी। तो सबसे पहले हम चलते हैं EA पे। ठीक है, तो देखो EA की वैल्यू कैसे निकालेंगे, EA की वैल्यू होती K, ठीक है, KQ/R², KQ/R²। तो Q आपको दे रखा 2Q और डिस्टेंस दे रखी ये वाली आपको √2। सबकी डिस्टेंस कितनी आई है, √2 आई है। ठीक है, तो √2²। ठीक है, तो K 2Q √2² हो जाएगा। सॉरी, ये डिस्टेंस जो है इसको मैं √2 को मैंने कन्वर्ट कर लिया है मीटर में, तो कितना हो जाएगा, √2 इंटू 10⁻² का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आगे देखो K 2Q अपॉन ये हो जाएगा √2 का स्क्वायर 2 और 10⁻⁴। ठीक है, यहां लिख लेंगे 9 इंटू 10⁹ इंटू 2 इंटू 10⁻⁴ इंटू Q की वैल्यू लास्ट में रखेंगे। ठीक है, तो EA कितना आ जाएगा, ये 2 से 2 कैंसल, 9 इंटू 10⁴ ऊपर मूव करेंगे तो प्लस में ये 10⁻⁴ है, ये ऊपर जाएगी कितना हो जाएगा, 10⁻13। ठीक है, 10⁻13 इंटू Q हो जाएगा मेरे पास। क्लियर है, 9 इंटू 10⁻। ठीक है, अब देखिए ये हमारे पास निकल गया EA। अब निकालेंगे हम EB। तो EB इस बिंदु के कारण यहां पर इसकी दिशा इधर होगी, इस 2Q आवेश के कारण O पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता EB कितना हो जाएगा, सेम ही होगा, K आवेश 2Q है अपॉन R² यही हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर भी कितना आने वाला है, 9 इंटू 10⁻13 इंटू Q। ठीक है, यही आएगा ना, ये आपके पास आ जाएगा EB। अब देखिए सर इसमें माइनस था इसमें प्लस था, तो देखो हम डायरेक्शन ऑलरेडी EA, EB, EC, ED की बना चुके हैं ना, तो यहां पर आपको प्लस माइनस नहीं लेना है। ठीक है, ये आ चुका है EB और अब देखिए EC। अब देखिए EC कैसे होगा, इस आवेश के कारण इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता EC। ठीक है, तो ये हो जाएगा KQ/R²। तो R हमारे पास वही है √2 इंटू 10⁻⁻² का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा K की वैल्यू कितनी होती है, 9 इंटू 10⁹ और ये हो जाएगा Q/R²। तो 2 इंटू 10⁻⁴ ये हो जाएगा हमारे पास 9/2 10⁻13 इंटू Q। ठीक है, 9/2। इसी प्रकार देखिए हमको निकालनी है ED। तो ED पर भी प्लस Q आवेश है ना, प्लस Q आवेश के कारण O पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ED, उसकी दिशा उधर है। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा KQ अपॉन √2 10⁻⁻² का होल स्क्वायर। तो ये भी इतना ही आएगा 10⁻13 इंटू Q। फाइन, ये चारों मेरे पास अब निकल चुके हैं, EA, EB, EC और ED। अब देखो इसको सोल्व करना है। मुझे बताओ, देखो EA और EC की दिशा एक दूसरे के विपरीत है, कौन ज्यादा है, यहां देखो EA और EC, ध्यान से देखना, ये आपके पास EA है और ये हमारे पास EC है। ठीक है, तो EA और EC में कौन ज्यादा है, EA ज्यादा है। तो ये EA जो है ये EC से बड़ा है, दोनों की दिशा जो है विपरीत है, तो इन दोनों का डिफरेंस में मान लूंगा E1। तो क्या हो जाएगा, EA माइनस EC। समझ में आ रहा ना, क्योंकि बड़ा है EA क्योंकि इसका परिमाण ज्यादा है, छोटा है EC क्योंकि इसका परिमाण कम है। ठीक है, और दिशा किधर हो जाएगी,
ओ ए की ओर, ओ ए की ओर, ठीक है। अब देखिए E1 बराबर ई ए की वैल्यू क्या देखिए, ई ए की वैल्यू मेरे पास है 9 इंटू 10 की घात 13 इंटू क्यू, और ईसी की वैल्यू मेरे पास क्या है 9/2, 10 की घात 13 इंटू क्यू, ठीक है। तो क्या कॉमन आ जाएगा देखिए, 10 की घात 13 इंटू क्यू, 9 इंटू 9/2, तो E1 की वैल्यू क्या बच रही है हमारे पास 10 की घात 13 इंटू क्यू, और ये हो जाएगा 18 माइनस 9/2, ठीक है। ये E1 मेरे पास बच जाएगा 10 की घात 13 इंटू क्यू और 9/2, ठीक है। तो E1 मेरे पास कितना आ गया 9/2 क्यू इंटू 10 की घात 13, ये मेरे पास बन गया E1, ठीक है। अब देखिए E2 निकालना, E2 मतलब देखो EB आपके पास बड़ा है क्योंकि 2Q की वजह से बना है, और ED आपका छोटा है, तो अगर EB में से ED घटाएंगे तो हमको मिल जाएगा E2, ठीक है। तो E2 क्या हो जाएगा ED माइनस ED, क्लियर है, क्योंकि EB बड़ा है, ठीक है। तो दिशा किधर हो जाएगी, क्योंकि ये बड़ा है तो ये हो जाएगा OD की दिशा, है ना। EB जो है वो बड़ा है ना ED से, क्लियर है। तो हमारे पास दिशा किधर हो जाएगी OD की ओर, है ना, ये लिख देंगे OD की ओर, क्लियर है। अब देखिए EB में से ED घटाएंगे तो दोनों सेम है, कैसे, EB की जो वैल्यू है वो है 9 इंटू 10 की घात 13 इंटू क्यू, और इसकी जो वैल्यू है वो 9/2 10 की घात 13 इंटू क्यू, ठीक है ना। इन दोनों को माइनस करोगे यही वैल्यू आ जाएगी, E2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 9/2 इंटू क्यू इंटू 10 की घात 13, फाइन। ये आपका निकल गया E1 और E2। इस डायग्राम को ध्यान से देखिए। अब देखो एक आया आपके पास OA दिशा में, एक आया आपके पास OD दिशा में, ऐसा कुछ डायग्राम बनाया नहीं बना, देखो एक आया हमारे पास OA दिशा में और एक हमारे पास आया OD दिशा में, ठीक है। इधर मिल गया आपको E1, इधर मिल गया आपको E2, ठीक है। इसका आपको परिणामी निकालना, तो परिणामी की दिशा कुछ इस तरह से हो जाएगी, परिणामी की दिशा, इसको मान लेंगे हम E, और E की वैल्यू निकालने का तरीका क्या है, अगर आपको यहां E1 निकला है, यहां E2 निकला है, इसका परिणामी आ जाएगा यहां कहीं, जिसका नाम दे रहा हूं मैं E, ठीक है। तो E की वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे, देखो E की वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे, √E1 स्क्वायर E2 स्क्वायर 2E1 E2 कॉस, और इसके बीच का एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री, तो cos 90 की वैल्यू होती 0, तो आपको सिंपली E1 स्क्वायर और E2 स्क्वायर करना। देखो E1 और E2 की वैल्यू सेम है, तो E1 स्क्वायर और E2 स्क्वायर हो जाएगा 2 इंटू E1 स्क्वायर, तो 9/2 इंटू 10 की घात इंटू क्यू इंटू 10 की घात 13, सही तो है। देखो cos 90 की वैल्यू 0, यह टर्म 0 हो जाएगी, E1 स्क्वायर E2 स्क्वायर सेम है, तो इसको लिख सकते हैं 2E1 स्क्वायर, तो मैंने 2E1 स्क्वायर लिख दिया, 2E1 स्क्वायर लिख दिया। अब देखो ये जो टर्म है ये स्क्वायर वाली अंडर रूट से बाहर आ जाएगी, तो क्या बचेगा 9/2 इंटू क्यू इंटू 10 की घात 13 √2, ठीक है। अब आपको सिंपली वैल्यू रखनी है, आप चाहो तो 2 को √2 इंटू √2 लिख सकते हो, इस 2 को नीचे वाले 2 को √2 इंटू √2 लिख सकते हो, ठीक है। तो ये कैंसल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा 9/√2 इंटू क्यू की वैल्यू क्या बताओ, क्यू की वैल्यू मैंने स्टार्ट में लिख रखी है 0.02 इंटू 10 की घात -6, ये हो गया क्यू 10 की घात 13, फाइन हो गया, ओके। ये √2 नीचे मैंने काट दिया है, 2 को √2 इंटू √2 लिखा, √2 से √2 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब देखिए ये 0 हटाऊंगा, यहां लगेगा 10 की घात 2, लगेगा 10 की घात 2। अब देखो E इक्वल टू क्या बचा 9/√2 2 इंटू 10 की घात -6 प्लस 13 -2, सही है। 9/√2 इंटू 2, ये 2 बचा, इस पावर को सोल्व करवा लेंगे हम। यहां देखो यहां वापस 2 को √2 इंटू √2 लिखूंगा, तो नीचे वाला √2 कैंसिल हो जाएगा, तो 9/√2 इंटू 10 की घात
6 और 2 कितना हो गया 8, और 13 में से 8 गया तो 5 बचा है। 13 में से 6 और 2 8 गया तो प्लस का 5 बचा है। ये आपके पास आ गया विद्युत क्षेत्र। क्या आ गया? विद्युत क्षेत्र। कहां पर? ओ पर। अब बताओ दिशा किधर आ गई? तो दिशा आई आपकी यही दिशा आई ना, तो आप इसको लिख सकते हो CD या BA के समांतर, BA या CD के समांतर। ठीक है, ये इसका है सॉल्यूशन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। सिर्फ आपको कंसेप्ट ध्यान में रखना है। इसमें सिर्फ EA, EB, EC और ED चारों की दिशा ज्ञात करनी है, चारों की वैल्यूज निकालनी है। फिर आप EA में से EC माइनस करोगे तो नेट E1 इधर आ जाएगा। इसी प्रकार EB में से ED माइनस करोगे, नेट E2 इधर आ जाएगा। यहां मिल जाएगा आपको E1, यहां मिल जाएगा आपको E2। दोनों का परिणामी हो जाएगा इस यहां पर कहीं, मतलब AB के या DC के समांतर हो जाएगा, और उसकी वैल्यू हो जाएगी 9√2 10 की घात 5। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप कॉपी कर लो। हम करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 6। देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? तेल की एक बूंद पर 12 इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश है। यह स्थिर विद्युत क्षेत्र 2.55 इंटू 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलम में संतुलन में बनी रहती है। यदि तेल का घनत्व 1.26 इंटू 10 की घात 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब हो तो बूंद की त्रिज्या ज्ञात करो। क्या बोला गया है कि मेरे पास एक तेल की बूंद है, उसके पास कितना आवेश है? 12 इलेक्ट्रॉन जितना आवेश है। इसको हमको एक विद्युत क्षेत्र में रखना है और संतुलन में रहना चाहिए, है ना। क्या ध्यान रखना है? ध्यान आपको यह रखना है कि हमेशा धनावेश जो होता है, मैंने आपको समझाया था प्रीवियस क्लास के अंदर कि धनावेश जो होता है वो विद्युत क्षेत्र के साथ गति करता है और ऋणावेश विद्युत क्षेत्र के विपरीत गति करता है। यहां पर अगर इलेक्ट्रॉन के बराबर की आवेश है तो इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है, तो इलेक्ट्रॉन जो होगा वो विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति करेगा। क्लियर है? तो देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। जैसे कि ये मेरे पास एक प्लेट है, मान लेते हैं विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र में बना लेता हूं इधर, ये प्लस प्लेट मान लो और ये माइनस। विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर हो जाएगी? प्लस से माइनस। ठीक है, अब देखिए बीच में एक तेल की एक बूंद है जो संतुलन में है। ठीक है, अब देखिए नीचे एक वेट लगेगा W बराबर mg। इस भार को कौन संतुलन में रख रहा है? एक बल। विद्युत क्षेत्र में आवेश पे कितना बल लग रहा है? F बराबर QE। ठीक है, आपको पता है, देखो अब ये इलेक्ट्रॉन, देखो विद्युत क्षेत्र की दिशा ये रही, इलेक्ट्रॉन ऊपर गति करना चाहेगा इस बल के कारण, और इसका भार है W बराबर mg। तो इसकी वजह से ये संतुलन में, क्योंकि ये दोनों जब बराबर हो जाएंगे तो ये किस में रहेगा? संतुलन में रहेगा। देखिए इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में गति करता है। क्लियर है? और इसका भार हमेशा नीचे की ओर लगता है, तो W बराबर mg हो गया। इन दोनों को बराबर रखना है, आपको आंसर आ जाएगा। आपको निकालना क्या है? तेल की बूंद की त्रिज्या। ठीक है, आपको क्या क्या गिवन वैल्यू दे रखी, सबसे पहले वो लिख लेते हैं हम। देखो सबसे पहले क्या दे रखा है? आवेश जो दे रखा है वो दे रखा है 12 इलेक्ट्रॉन के बराबर, मतलब 12 इंटू 1.6 इंटू 10 की घात माइनस 19 कूलम, 19 कूलम। ठीक है, और क्या दे रखा है आपको? विद्युत क्षेत्र दे रखा E बराबर 2.55 इंटू 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलम। आपको घनत्व दे रखा है 1.26 10 की घात 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। क्या ज्ञात करना आपको? आपको उस बूंद की त्रिज्या ज्ञात करनी। जैसे ये बूंद है तो उस बूंद की त्रिज्या ज्ञात करनी। इस बूंद के ऊपर 12 इलेक्ट्रॉन जितना आवेश है। क्लियर है? अब हम करते हैं इसको सॉल्व। देखो हम संतुलन की लगाएंगे तो नीचे लग रहा है W बराबर mg, ऊपर लग रहा है F इक्वल्स टू QE। ठीक है, तो देखिए ऊपर जो बल लग रहा है वो लग रहा है संतुलन में, है ना, संतुलन की स्थिति में। अच्छा एक और चीज लिख लेता हूं मैं। द्रव्यमान बराबर क्या होता है बताओ? द्रव्यमान m बराबर क्या होता है? आयतन इंटू घनत्व। तो मान लेते हैं इस बूंद की त्रिज्या r है, तो आयतन कितना हो जाएगा? 4/3 पाई r क्यूब इंटू घनत्व। ठीक है, जहां पर भी द्रव्यमान आएगा वहां पर हम ये वैल्यूज रख लेंगे, क्योंकि हमको त्रिज्या निकालनी है ना। ठीक है, अब देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं। ऊपर कितना बल लग रहा है? QE। नीचे कितना लग रहा है? mg। ठीक है, देखो mg लग रहा है नीचे और QE लग रहा है ऊपर। m की वैल्यू क्या रखोगे? 4/3 पाई r क्यूब इंटू रो और इंटू g। Q कितना है बताओ? ये 12 इलेक्ट्रॉन के इक्वल। ठीक है, तो Q मेरे पास हो जाएगा 12E
इंटू विद्युत क्षेत्र कितना दे रखा आपके पास 2.55 इंटू 10 की घात 4। सारी वैल्यूज रख दो एक बार तो, या फिर मैं आर क्यूब को सेपरेट कर लेता हूं, ठीक है। आर क्यूब को सेपरेट कर लेंगे, 3 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 12 इंटू ई की वैल्यू 1.6 10 की घात -19, ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2.55 इंटू 10 की घात 4, ठीक है। अपोन में क्या आ जाएगा 4, पाई की वैल्यू 1.4 और रो की वैल्यू क्या दे रखी है 1.26 10 की घात 3 और जी की वैल्यू हम 10 मान लेते हैं अप्रोक्स। क्लियर है। अब इसको सोल्व करना है, देखो तो सबसे पहले हम क्या करते हैं 10 की पावर्स को अलग ले जाते हैं। आर क्यूब इक्वल टू 12 इंटू 1.6 इंटू 3 इंटू 2.55, 10 की पावर -19 और +4। क्लियर है, -90 और +4 अपॉन में क्या आ जाएगा देखो 4 इंटू 3.14 इंटू 1.26, 10 की घात 3 और 10 की घात 1 कितना हो जाएगा 10 की घात 4, ठीक है। ओके, अब हम इस 10 की घात 4 को ऊपर ट्रांसफर कर देंगे। उससे पहले देखो क्या क्या कट रहा है उसको काट देते हैं, अप्रोक्स काट लेते। देखो सबसे पहले देखो 1.6 से 3.14 अप्रोक्स 2 टाइम्स कट रहा है, 1.26 से 1.25 2 टाइम्स कट रहा है, और ये 2 से वापस 2 कैंसिल होगा। क्लियर है, ये सारी वैल्यूज कैंसिल हो जाएगी ना। अब देखो आर क्यूब मेरे पास यहां पर क्या बच रहा है, आर क्यूब को देखो 12 इंटू 3 इंटू 10 टू पावर -19 +4, 19 में से 4 जाएगा कितना बचेगा -15। ओके, यहां देखो नीचे क्या बच रहा है ओनली 4 बच रहा है, इंटू 10 की घात कितनी है बच रही है 4। अब देखो 4 इंटू ये कट जाएगा 3 टाइम, आर क्यूब आ गया 3 इंटू 3 9 -15 -4, आर क्यूब कितना आ गया 9 इंटू 10 की घात -19। अब आपको देखो क्यूब रूट निकालना है, तो आपको इस वाले डेटा को कुछ ऐसा बनाना है उसका क्यूब रूट आसानी से निकल जाए। देखो 19 का, तो अगर 19 की जगह मैं 21 कर दूं तो पावर 3 बार आ जाएगी। तो देखो कैसे होगा आर क्यूब इक्वल टू 9 की जगह अगर मैं 900 कर दूं, 2 जीरो बढ़ा दूं तो इधर नेगेटिव में भी 2 पावर बढ़ जाएगी, -21 हो जाएगी 2 टाइम्स। देखो 100 से मल्टीप्लाई किया, 100 से डिवाइड करूंगा 100 ऊपर जाएगा तो 2 की घात यहां पर 19 की जगह -21 हो जाएगी। अब देखो क्यूब रूट निकालते हैं हम, 900 इंटू 10 की घात -21, ठीक है, 900 इंटू 10 की घात -21, ठीक है। तो देखिए यहां पर क्या आ जाएगा क्यूब रूट निकालोगे 21 का क्यूब रूट होता है 7 और 900 का अप्रोक्स हो जाएगा 9.6 के अप्रोक्स हो जाएगा। तो आर इक्वल टू क्या आ गया 900 का क्यूब रूट होता है 9.6 और 10 की घात -21 का हो जाएगा 10 की घात -7 और ये आ जाएगी मीटर के अंदर, ठीक है। ये आ जाएगा आपका इसका आंसर, ठीक है। देखो क्यूब रूट आपको थोड़ा अप्रोक्स पता होना चाहिए, ठीक है। तो 9.6 को अगर 3 बार मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि देखो आपके पास यहां पर 19 था तो आपने 2 पावर बढ़ा दी 21 का क्यूब रूट आपको पता है 7 इंटू 3 21 होता है, तो -21 बाहर आके -7 हो जाएगा, ठीक है। और 900 का क्यूब रूट मतलब 9.6 इंटू 9.6 लगभग कितना आता है 900 आता है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा इसका आंसर। अच्छा क्वेश्चन है, टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है और ये संतुलन पे क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना, अब कभी भी आपको अगर प्रोटॉन होता तो प्रोटॉन की गति नीचे की ओर होती, ठीक है ना, क्योंकि प्रोटॉन पर धनावेश होता है, तो प्रोटॉन पर धनावेश है तो वो विद्युत क्षेत्र के साथ गति करेगा, और इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश है तो इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति करेगा। अभी देखो आपको दे रखा है यहाँ पर कि यह इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश है, तो विद्युत क्षेत्र ऊपर से नीचे होती विद्युत क्षेत्र की दिशा, तो ये अभी इलेक्ट्रॉन इधर गति करेगा। ये पानी की जो तेल की बूंद है उस पर इलेक्ट्रॉन का आवेश है मतलब ऋणावेश है, ये ऊपर गति करेगा, ठीक है। और भार हमेशा कहां लगता है नीचे की ओर, तो ये ओ बिंदु पर संतुलन की स्थिति के अंदर इतनी त्रिज्या अगर उस बूंद की होगी तो ये किसमें रहेगा संतुलन में रहेगा, ठीक है। देखिए बच्चों आज की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम इसी विद्युत क्षेत्र पे और अलग टाइप के न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है। तो आप आज जो मैंने आपको जो न्यूमेरिकल्स पढ़ाए हैं वो प्योरली विद्युत क्षेत्र पे थे और टेक्स्ट बुक के न्यूमेरिकल भी थे इसमें 3-4, और जहां तक कि एडवांस न्यूमेरिकल की बात है तो 1 या 2 क्लास में आपके कुछ क्वेश्चन एडवांस क्वेश्चन भी आ जाएंगे टेक्स्ट बुक के अलावा, अगर आपको और अच्छे से प्रैक्टिस करनी है तो, ठीक है। तो अभी आपको जितना पढ़ाया गया उसको आप अच्छे से पढ़ लेना और इस पर न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस आप कर लेना। सबसे पहले
ये न्यूमेरिकल करने से पहले आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और Q आवेश के कारण R दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और अध्यारोपण का सिद्धांत अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद आपको न्यूमेरिकल ट्राई करना है, ठीक है। इसमें मेनली दो ही फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, एक तो Q इक्वल टू एनी वाला है ना, एक तो Q इक्वल टू एनी वाला, और एक फॉर्मूला है KQ बाई R स्क्वायर वाला। मतलब Q आवेश के कारण R दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, KQ बाय R स्क्वायर। और विद्युत क्षेत्र में आवेश पे कितना बल लगता है, तो F बराबर QE। ये दो तीन फॉर्मूले अगर आपको आते हैं तो ये सारे न्यूमेरिकल्स आपसे हो जाएंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।